हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ। देखो, इससे पहले हमने ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में सीख लिया था, कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सराउंड कोई करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो सेवर्ट लॉ है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इससे। तो इससे पहले जो हमने यही तो पढ़ा था, कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसकी सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कोई चार्ज मूव करता है, यानी करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, या चार्ज कोई मूव कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ये कोई करंट कैरिंग वायर है, सपोज ये करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट ऐसे आ रहा है आई, ठीक है, कैपिटल आई बना देता हूं। अब इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पहले हम वो लिख देता हूं, बायो सेवर्ट, दो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने दिया था बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। अब इसमें बायो सेवर्ट ने जो दिया था ना, वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए दिया था। जैसे इसने कंसीडर किया था एक स्मॉल, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, बहुत छोटा करंट एलिमेंट जिसमें आई करंट है और ये डीएल स्मॉल एलिमेंट है। इसके कारण कोई पॉइंट P है जिसका इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना है, R है। इस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये एंगल जो DL, अब DL या टेंजेंट ऐसे खींच दोगे इस पॉइंट पर, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इससे जो एंगल है वो थीटा है। ये एंगल थीटा है जो R बना रहा किससे, DL से या IDL से। तो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जो बायो सेवर्ट लॉ है, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, dV इसको स्मॉल एलिमेंट के कारण है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं V। तो dV स्मॉल के लिए, इसलिए स्मॉल dV। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट लिख देता हूं, चलो। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल एलिमेंट या इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट, very small element, magnetic field due to very small element, first dV directly proportional to I current, दूसरा dV directly proportional to dl length of the element, या इसको कंबाइन करके भी लिखते थे आईडीएल, जिसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये जो एंगल बन रहा है ना DL और R के बिटवीन एंगल, वो साइन थीटा, उसका साइन ऑफ द एंगल। और फोर्थ, dV इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए फील्ड पॉइंट फ्रॉम DL। तो ये आपको अब ये 4 पॉइंट हो गए, dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dV इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। इसको हम कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है, dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबको कंबाइन कर दो, I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो फिर कांस्टेंट डालते हैं। अब जो कांस्टेंट यहाँ डालते हैं वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL एट पॉइंट P वेयर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम DL इज R। पोजीशन वेक्टर आ रहा है और डिस्टेंस भी R है, ये तो पोजीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया R, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, और इसको वेक्टर फॉर्म में जैसे आप लिखना चाहते हो तो इसी में R से ऊपर नीचे इंटू कर देता हूँ। तो देखो, dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL R साइन थीटा, R से ऊपर इंटू किया तो नीचे भी हो गया R क्यूब।
अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ dv, तो ये मैं ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। अब ये आइडियल जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, ये वेक्टर देखो dl भी लेंथ है एलिमेंट की, आई भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आइडियल को हम वेक्टर यूज करते हैं, जैसे एरिया को हमने वेक्टर यूज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ऐसे करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर क्वांटिटी है अपॉन आर क्यू, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। ये तो इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ये वेक्टर फॉर्म बता रहा है, जिससे डायरेक्शन भी निकलेगी। अब देखो एक एक चीज इसकी डिस्कस करते हैं, जो हमने इसमें म्यू नॉट यूज किया है, म्यू नॉट ये परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम है, यानी मीडियम पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी, एक परमिटिविटी पढ़ी थी जिसको हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा था किस चैप्टर में, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में कूलॉम्स लॉ में, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में परमिटिविटी थी, ये परमेबिलिटी म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब देखो इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट यहां से निकल सकती है, म्यू नॉट की वैल्यू इससे निकालो, देखो म्यू नॉट इक्वल्स टू इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूं, जिससे यूनिट आपको याद नहीं करनी है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। dv म्यू नॉट यहां से निकालो तो देखो 4 पाई ऊपर चल जाएगा dv, और आर स्क्वायर भी ऊपर चल जाएगा अपॉन ये आइडियल साइन थीटा। अब dv की यूनिट क्या है, टेस्ला, आर की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, आई एम्पियर, dl लेंथ मीटर, साइन थीटा यूनिट डायमेंशनलेस यूनिटलेस है, तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या यूनिट आ गई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट है। टेस्ला 1 मीटर कट गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये म्यू नॉट की यूनिट है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है। जैसे हमने पढ़ा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चैप्टर में, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹। अगर इसकी यूनिट जैसे आपको लिखनी है तो इससे लिखी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाओ तो लिख दूं डायरेक्ट कूलॉम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर न्यूटन, यही तो बनेगी ना, एफ इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट यहाँ, तो आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट इसकी बनेगी। एप्सिलॉन नॉट ऐसे जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट इधर, तो एफ यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा 4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख दिया कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर, एफ की न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। तो यूनिट आपको फॉर्मूला है उससे निकाल के लिख दी, इनको रटना नहीं है। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। म्यू नॉट क्या होती है, परमेबिलिटी। म्यू नॉट ये वैक्यूम की है, अगर मीडियम है तब हम म्यू लिखेंगे, जैसे मैं एप्सिलॉन लिखते थे, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। dB इक्वल्स टू, यही तो था अपना फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, कैपिटल आई लिख रहा हूं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें केस फर्स्ट, पहला केस ऐसे बना देता हूं, फर्स्ट केस इफ थीटा 0 और थीटा 180 डिग्री, अगर थीटा 0 है या थीटा 180 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, और साइन 180 भी कितना होता है, 0, तो dB कितना होगा, 0, तो dB कितना होगा, 0। यानी इसका मीनिंग निकला जैसे dl लेता है तो dl के अलोंग इधर या इधर वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0, या देखो इस तरह ये लाइन बनाई dl के अलोंग, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0, हर इस लाइन के पॉइंट पे 0 हो जाएगा, इधर किधर भी ले लो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि थीटा 0 इधर लोगे तो थीटा 180 आएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे ये आपने करंट स्ट्रेट वाई ले लिया, ये आपका dl हो गया, तो करंट एलिमेंट ये हो गया। अब ये आपका पॉइंट है P, और ये ऐसे, ये थीटा ये होगा, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ये थीटा आपका होगा। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है और ये आपने स्मॉल एलिमेंट लिया, ये पॉइंट है P, तब थीटा ये होगा। ठीक है, इसलिए थीटा 0 तो ऐसे हो रहा है और थीटा
180 ऐसे हो रहा है, इसको मूव करा के ऐसे ले आओ, स्ट्रेट वायर थीटा, अब ये डायरेक्शन ऐसे कर दिया थीटा, और इसको ऐसे ले गए तो थीटा 180 हो जाएगा। ये है, यानी वायर के इधर स्ट्रेट वायर है तो इधर, अगर ये कर्व हो रहा है वायर तो इसके अलॉन्ग ये टेंजेंट खींच लेना, इन पॉइंट पे सारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, 0 आएगा। ये पहला केस है। दूसरा, अगर थीटा 90 लेते हैं तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन की, तो डीवी की भी ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती है हमें, मैक्सिमम लिख देता हूँ, ये आएगा μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई और आर फिक्स है, डी एल फिक्स है, तो बी मैक्सिमम मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा अगर थीटा 90 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आर मिनिमम हो जाती है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा डीवी का। तो ये तो आपके इसके केसेज है बाय सेवर्ट लॉ के। एक इसका डायरेक्शन ढूंढते हैं। अब देखो, अब डायरेक्शन इससे मिलेगी आपको, वेक्टर फॉर्म में लिखिए ना, ये वेक्टर फॉर्म फिर से लिख रहा हूँ मैं, डी बी इक्वल्स टू, ये लिख रहा हूँ μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। अब इसमें जैसे हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था ना, एक रिकॉल कराता हूँ 11th क्लास में, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, एंगल थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, एन कैप। तो एन कैप का डायरेक्शन क्या होता था, ए और बी के परपेंडिकुलर, ए और बी के परपेंडिकुलर, जिसको स्क्रू रूल से भी निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल लेते थे। जैसे ऐसे, ये सपोज ए है, ये आपका बी है, तो राइट हैंड से एक ये ए से बी की तरफ उंगलियों को करो राइट हैंड की, तो थंब इसका डायरेक्शन दे देगा, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है आपके लिए, ऐसे केस में आएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, इसमें आएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये एक एन कैप था, और ये प्रॉपर्टी थी एन कैप की, एन कैप परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होगा, ऑल्सो एन कैप परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी 11th क्लास में पढ़ी है। तो यहाँ भी तो क्रॉस प्रोडक्ट है, आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट, और आर आपका ये पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू डीएल। अब इसका जो इसी प्रॉपर्टी से हम लिखेंगे डीबी का, तो डीबी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू आईडीएल, डीबी परपेंडिकुलर होगा आईडीएल के, डीबी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू आर, इस आर के परपेंडिकुलर आएगा और आईडीएल के परपेंडिकुलर आएगा। या तो स्क्रू रूल से निकाल लो, या राइट हैंड का सिंपल रूल है आईडीएल, जैसे आईडीएल ले रहा ऐसे, तो आईडीएल से आर की तरफ ऐसे राइट हैंड की उंगली कल करो, इनटू द बोर्ड, इस पॉइंट पर, इनटू इस पॉइंट पर निकालोगे डीएल से आर की तरफ, इनटू द बोर्ड आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनटू द बोर्ड। तो ये भी ध्यान रखना, डीबी आईडीएल आर दोनों के परपेंडिकुलर, ये ज्यादा यूज आएगा, डीबी हमेशा आर के परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये बाय सेवर्ट लॉ का ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, इसका भी यूज होता है, ये वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो आर क्यू बन जाएगा, ऊपर वेक्टर आर डालोगे ना मैग्नीट्यूड आर का, तो वेक्टर आर फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, ये आईडीएल क्रॉस आर। इससे ही हम बोल रहे हैं डीबी आईडीएल और आर के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ डीबी। तो ये आपका डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों का आइडिया होना चाहिए। अब इसमें जैसे इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर द बाय सेवर्ट लॉ विद कूलॉम्स लॉ, या बोल सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कंपैरिजन बिटवीन बाय सेवर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। अब देखो कंपैरिजन बिटवीन बाय सेवर्ट लॉ, कूलॉम्स लॉ, या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन। तो देखो बाय सेवर्ट लॉ ने तो ये फॉर्मूला दिया था मैग्नेटिक फील्ड का, डीवी इक्वल्स टू μ0 आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला जो कूलॉम फोर्स से आया था, डी इक्वल्स टू ये था, वैसे ई इक्वल्स टू के मीन्स ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल चार्ज के लिए, जैसे स्मॉल एलिमेंट था ना डीबी, ऐसे स्मॉल चार्ज के लिए डी लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को लिख दिया डी क्यू, स्मॉल चार्ज, और ये आर डिस्टेंस, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। अब इन दोनों में कंपैरिजन का मतलब पहले तो सिमिलरिटीज, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? तो पहली सिमिलरिटीज देखो, जब आप r को इन्फिनिटी करोगे तब डी 0 होता है, सेम वे r को जब यहाँ इन्फिनिटी करोगे तो डी भी 0 होता है। तो दोनों के दोनों कैसे हैं? लॉन्ग रेंज है, इनकी रेंज काफी ज्यादा है, यानी इन्फिनिटी जाके 0 हो रहे हैं। दूसरा सिमिलरिटीज, दोनों देखो डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और डी ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी बोथ ओबे द, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तीसरी इसकी सिमिलरिटीज में क्या लिखोगे? दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। दोनों क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मीनिंग क्या है? दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब यह है किसी पॉइंट पर अलग अलग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो वेक्टर एडिशन हो जाता है। सेम पे किसी पॉइंट पर करंट एलिमेंट बहुत सारे हैं, उनके करंट निकालते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर एडिशन हो जाता है। तो बोथ ओबे द या फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके डिफरेंसेज, डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनमें? देखो डीबी जो प्रोड्यूस हो रहा है, डीबी किसके कारण आ रहा है? डीबी प्रोड्यूस्ड बाय आईडीएल, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड या डीबी प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट आईडीएल, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, या डीबी प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर क्वांटिटी आईडीएल। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ है किससे? डीक्यू से। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी से प्रोड्यूस होता है, वो आइडियल वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट एलिमेंट बोलते हैं। और डीक्यू स्केलर क्वांटिटी है, इससे प्रोड्यूस होता है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस बताओ, सेकंड, सोचो क्यों आ सकता है दूसरा डिफरेंस इसमें? ये थीटा पे डिपेंड करता है, वहां देखो कहीं थीटा नहीं है, तो डीबी डिपेंड्स ऑन थीटा, यानी एंगल डिपेंड्स ऑन थीटा, लेकिन डी थीटा पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये आर के परपेंडिकुलर होता है और ये आर के अलोंग होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, पी पॉइंट है, इसको मिलाने वाली लाइन है, तो डी ऐसे हो जाएगा पी पॉइंट पर। अगर ये नेगेटिव है और ये आपकी इनको लाइन ज्वाइन कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे हो जाएगा, होगा लाइन के अलोंग, जबकि ये लाइन के परपेंडिकुलर होता है, यानी थीटा पे डिपेंड करता है। डी तो जैसे सेम डिस्टेंस पे ही अलग अलग आ जाएगा, इसका मीनिंग ये निकल रहा है जैसे चार्ज ये क्यू, अब ये आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा इसके कारण। इस पे भी आर डिस्टेंस है, तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम रहेगी। कितना भी इससे आर डिस्टेंस होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम आता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो बदलेगी। और डीबी लेकिन ऐसा नहीं होता। डीबी जैसे यहाँ ये करंट एलिमेंट है, अब इससे इस पॉइंट पे आर पी पॉइंट है और ये यहाँ आर डिस्टेंस पे कोई क्यू पॉइंट है, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड अलग लगाएगा क्योंकि थीटा बदलेगा, तो ये थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड थीटा पे डिपेंड करता है। तो इसकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज दोनों को इनको कभी कभी आ सकती हैं, इसलिए आपको ये आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और सिमिलरिटीज में जैसे आप वैसे भी ले सकते, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये जनरल बात है, मैं मेन आपको ये सिमिलरिटीज बता रहा हूं, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंसेस है, करंट एलिमेंट यानी वेक्टर क्वांटिटी कारण प्रोड्यूस हो रहा है, और ये स्केलर क्वांटिटी के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है।
और इसका जो डायरेक्शन में तीसरा डिफरेंस डायरेक्शन का लिख सकते हो, वैसे मैंने इसमें बता दिया। जो डीबी का डायरेक्शन होता है, थर्ड डायरेक्शन ऑफ डीबी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू आर होता है, और डी आर के अलोंग होता है, अलोंग टू आर। जो आर होता है उसके अलोंग होगा। अब वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पर, या होगा आर के अलोंग या तो ऐसे या ऐसे। तो तीसरा ये डिफरेंस में यूज कर सकते हो आप, यानी ये थीटा पर डिपेंड करता है, थीटा पर नहीं करता। दूसरा ये आर, इसका डायरेक्शन आर के परपेंडिकुलर होता है, इसका डायरेक्शन आर के अलोंग होता है। ये इसके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज थी। अब देखो जो हमने पढ़ा ना परमिटिविटी, आप ऐसे ये बोल सकते हो इनमें रिलेशन, इसको भी हटा देते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट परमेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट एंड सी स्पीड ऑफ लाइट। ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब देखो हमने ये पढ़ा है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी, 4 पाई इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ -10⁻⁷। एप्सिलॉन नॉट कितना था, एप्सिलॉन नॉट नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू यूज करो। ये थे 9 इंटू 10⁹, ये वैल्यू थी। तो देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग आपका निकल के आएगा इसमें, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 पाई का मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू यहां से निकालो, कितना है 10⁻⁷ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर, ये इधर आ जाएगा, ये आएगा 1/9 इंटू 10⁹। अब देखो इसको इधर ले जाओ, कितना हो गया 1/9 इंटू 10⁻9 + 7 कितना हो गया 16। तो इसको आप ऐसे ले सकते हो 1/3 इंटू 10⁸, 1/3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। ये क्या होती है, c = 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या है ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में होती है, इसको हम c लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट = 1/c², या फिर इसको ऐसे रखते हो, c यहाँ ले जाओ, इसको इधर ले आओ, c² = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी c = 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड ऑफ लाइट, इस c इनमें ये रिलेशन आ गया, इसको हम चैप्टर 8 में ही पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट के लिए। तो इनमें आपस में इंटरेस्टिंग रिलेशन, दोनों को प्रोडक्ट करके निकालते हो, उसका 1/में √ निकालोगे तो क्या आ जाएगा c², और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1/c², यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इनमें ये रिलेशन है, तो कभी आ जाए तो छोटा सा रिलेशन है, तो आप 8 चैप्टर में पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये बायसॉन लॉ से रिलेटेड आज की क्लास थी। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, वो भी हम इसको आगे क्लास में पढ़ेंगे।